हेलो स्टूडेंट्स, मंजे पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज फिर से मॉडल टारगेट का मॉडल पेपर जो 2021 में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित जो परीक्षा होने वाले हैं उसमें हम मॉडल पेपर आपसे सॉल्यूशन करा रहे हैं, खुद कर रहे हैं। और जितना भी समस्या है उसको निदान करने का, उसको समस्या को सॉल्यूशन करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसको आपको मैथ में कोई परेशानी ना हो, दिक्कतें ना हो, उस समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है मंजे पाठशाला के द्वारा। ठीक है, आप सभी का हमारे चैनल मंजे पाठशाला में स्वागत है। क्वेश्चन 75 तक मैंने क्लियर कर दिया था। ऑब्जेक्टिव टाइप 75 क्वेश्चन को मैंने बना दिया था। आज 76 क्वेश्चन है। इसमें इस वीडियो में 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है कि संचयी ब्रह्मवर्ता वक्र कहलाती है। संचयी ब्रह्मवर्ता वक्र कहलाती है क्या? तोरण कहलाती है। क्या याद करना है? तोरण कहलाती है। वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह क्या होता है? चलिए, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा। वर्ग चिन्ह का हम फॉर्मूला दे देते हैं। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। ठीक है, और एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, परिसर बराबर एक फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। किसका वर्ग चिन्ह निकालना है? तो देखिए यहाँ पे 10 और 20 का। तो 10 और 20 में देखिए तो वर्ग चिन्ह किसका ज़्यादा है? 20 का। तो 20 + 10 कर दीजिए, अब बटा में 2 कर दीजिए। ठीक है, तो 30 हो गया। 30/2 यानी कितना हो गया? 15। ठीक है, तो ये आपका 15 आंसर हो गया। ठीक है, आपका 15 नंबर, यह आप देख लीजिए कि 15 कहाँ पे है। आप विकल्प में जाइए और 15 नंबर को टिक कीजिए, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर भी हो गया। फिर कह रहा कि 5270639 की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका के लिए क्या फॉर्मूला होता है? माध्यिका और बहुलक पढ़े हैं सांख्यिकी में। ठीक है ना, तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा। माध्यिका के लिए 2 फॉर्मूले होंगे। ठीक है ना, जब हम गिनते हैं तो उसमें अगर आपका सम आता है तो सम आता है तो ये फॉर्मूला आता है 1n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1वां पद अब बटा में क्या? 2 से भाग लगा देंगे। यह जब सम रहेगा तब, सम रहे तो। ठीक है, अगर माध्यिका निकालना है, अगर वो विषम है तो उसमें क्या करना है? n/2 प्लस n/2 नहीं, सॉरी, n + 1/2वां पद। ठीक है ना, बस यही फॉर्मूला रहेगा जब विषम रहे तो। ठीक है ना, तो हम गिन लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है क्वेश्चन। ठीक है ना, 5270639 की माध्यिका क्या होगी? ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको आरोही चाहे अवरोही क्रम में सजाइए। तो चलिए हम आरोही क्रम में सजाते हैं। जो सबसे छोटा है वो पहले लिखते हैं 0, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? 3 के बाद क्या होगा? देखिए तो 5 है तो 5 लिख दिए। उसके बाद 6, उसके बाद 7 लिख दिए। उसके बाद 9। कितना होगा? देखिए तो गिनिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो यह विषम है। 7 है तो यह क्या हो गया? विषम। 7 जो 2 से पूरा नहीं कटता है। ठीक है ना, तो इसको विषम मानेंगे। और विषम के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है? देखिए विषम के लिए फॉर्मूला है कि n + 1/2 वां पद। ठीक है ना, तो देखिए n + 1, तो n क्या है? n का मतलब है कि गिन के आप लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आप +1 कर लीजिए, अब बटा 2 कर दीजिए वां पद। ठीक है, अब देखिए तो 7 एक जोड़ दीजिए 8, 8/2 वां पद। तो देखिए तो 8/2 वां पद काट दीजिए तो क्यों आ गया? 4वां पद आ गया कि नहीं? 4वां पद। अब गिन लीजिए 1 2 3 4। तो यह जो है आपका 5, ये इधर से भी गिनिएगा तो 1 2 3 4, तो यानी 4 के स्थान पे क्या है? 5। तो इसका चौथा पद क्या होगा? 5 आंसर हो गया। ठीक है, आपका राइट आंसर 5 आएगा। तो 4 का देखिए 78 का क्वेश्चन 78 का आंसर क्या होगा? 5। तो 5 तो दिया हुआ नहीं है विकल्प में। ठीक है ना, तो 5 नहीं है दिया हुआ, तो इनमें से कोई नहीं, टिक कर लीजिएगा। फिर से हम देख लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हो गया। 0 2 3, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। ठीक है ना, तो माध्यिका वर्ग जब विषम रहता है तो n + 1/2 वहाँ पर। ठीक है, चौथा पद। तो 1 2 3 4। चलिए
5 इसका आंसर होना चाहिए। जो विकल्प में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो गया क्या, 5 आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए तो दो पासा को एक साथ फेंकना है। पासा का मतलब जानते हैं, लूडो का जो हमारा गोटी होता है, ठीक है ना, तो उस पर क्या अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 6। एक पासा पर ये अंकित रहता है। एक और पासा है तो उस पर भी क्या अंकित है, 1 2 3 4 5 6 अंकित है। अब दोनों पासा को एक बार फेंक देते हैं। एक बार फेंकते हैं ना, तो मान लीजिए कि आपका एक ही आया, तो दोनों गोटी पर क्या आ गया, एक। तो दोनों गोटी पर एक ही आया तो इसके आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए तो एक आया, टोटल आपका अंक कितना है, 6 और 6 12। तो ये तो नीचे हो गया। कितना अंक आया, एक इस पर आया, एक इस पर आया, या आया तो दो दो, दोनों पर दो ही आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आया तो 12 में से तो दो ही अंक ना आया, दो आया तो 2 लिख देंगे। मान लीजिए कि एक ही आ गया, एक आ गया दोनों पर, तो एक तो 2 ही ना आया। मान लीजिए कि 3 आ गया, 3 तो एक ही है। संख्या गिनना है, ये नहीं कि अंक गिन दीजिए, 3 और 3 6 नहीं, अंक नहीं गिनना, संख्या गिनना है, 1 2। तो यहाँ पर 2 कट गया तो कितना हो गया, 1/6। इसका 1/6 राइट आंसर होना चाहिए। विकल्प देखते हैं कि इसका क्या है, राइट आंसर बी। ठीक है, आपका 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता है। देखिए सिक्का में देखिए तो सिक्का में क्या होता है, हेड और टेल होता है, हेड होता है और टेल होता है। देखिए चीत और पट, ऐसे देख लीजिए, चीत और पट होता है। तो देखिए तो टोटल आपका परिणाम कितना आता है, 2 परिणाम। लेकिन एक बार में जब सिक्का उछालते हैं तो कोई चीत आएगा या पट आएगा, दोनों में से कोई एक ही ना। तो टोटल अंक को नीचे लिखते हैं और जो आएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, या चीत आएगा या पट आएगा, उससे परेशान नहीं होना है। तो 1/2 यानी टोटल परिणाम 2 है, ठीक है ना, उसमें से एक ही परिणाम एक बार में आएगा, ठीक है ना। तो 1/2 इसका आंसर होना चाहिए, 1/2। अच्छा 1 मिनट। एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रायिकता है। एक सिक्के को ना एक बार, तो 1/2 है। ये है क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर सी हो गया। ठीक है, 81 देखिए, 81 नंबर देखिए आपका, यह पीछे भी एक आपका सेट में था, ठीक है ना। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, कुछ भी नहीं करना, ये दोनों में 9 कॉमन ले लीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो 9 गुने सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 9, वो सॉरी 1। तो 9 में 1 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 9। आंसर विकल्प बी इसका राइट आंसर हो गया। 2 tan 30 डिग्री। चलिए अब इसको बनाकर आपको हल करना है। तो 2 tan 30 डिग्री बटा में क्या कर रहा है, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 tan, तो 2 गुने tan 30 का मान क्या होता है, चलिए आपको घबराने की बात नहीं है। tan 30 का मान यहाँ पर अवेलेबल है। tan 30 का वैल्यू देखिए तो 1/√3 है, लिख दीजिए 1/√3, 1/√3 बटा 1 + tan 30 का फिर मान 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 में 1 से गुना कीजिए, 2/√3 बटा, अब देखिए यहाँ पे 1 + 1, आइए देखिए तो इस पर रूट है ना, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √3 पे स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि √3 गुने √3 लिख सकते हैं। √3 गुने √3 कितना हो गया, √9, वर्गमूल कितना होता है 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3। अब देखिए तो ऊपर वाला 2/√3 रहने दीजिए, लेकिन नीचे वाला क्या हम बटा पर के क्या निकाल देते हैं, जो निकाल देते हैं। ठीक है, तो 2/√3 बटा में 4/3, ठीक है ना। जो सबसे नीचे होता है वह सबसे ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे। 2 दूनी का 4। अब देखिए तो क्या बचा है, 3 बचा है, नीचे बचा है 2√3। इसका हर का परिमीकरण कर दीजिए, 3, ठीक है ना, 3 से ऊपर, तो बचा क्या 3√3 बटा में 2 गुने 3, तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या 3/2। तो 3/2 आ गया। तो 3/2 कब आएगा, देखिए 3/2 किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। आप मिला लीजिएगा, अगर नहीं है तो हमारे पास अवेलेबल है sin 60 डिग्री का मान। देखिए sin 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करने के बाद इसका वैल्यू इतना आया। ठीक है, किसका मान सबसे छोटा होता है, चलिए cos 30 का, cos 45 का, cos 60 का, cos 90 का लिख लेते हैं। इससे आपको आसानी से महसूस होगा कि हाँ कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, चलिए cos 30 का वैल्यू पहले देखिए। cos 30 का वैल्यू होता है
cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, cos 45 का मान, cos 45 का मान होता है आपका 1/√2, ठीक है। cos 60 का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। अब cos 90 डिग्री का मान होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। तो इनमें करा कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा मान देखिए तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, ये 1/2 है, यह 1/√2 है, यह √3/2 है। तो सबसे छोटा कौन लग रहा है, cos 90 डिग्री का। बस इसका आंसर cos 90 डिग्री, डी इसका आंसर हो गया। अब करा ना क्वेश्चन नंबर 84 है, cos π/3 का मान क्या होगा, cos π/3। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, पाई में दे दिया है ना, इसको पाई से हम हटाते हैं, cos π/3 है। देखिए cos π/3 को हम 180/3 लिख सकते हैं, काट दीजिए 60 बार में, ठीक है ना। तो 60 cos 60 डिग्री का मान तो पूछ रहा है, तो cos 60 डिग्री का मान देखे तो अभी तो निकाले हैं हम लोग 1/2 आंसर हो गया, ठीक है ना। इसका विकल्प 84 का ए आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब करा ना कि अगला क्वेश्चन है कि 1 + cot² थीटा किसके बराबर है। देखिए करा कि sec² थीटा के बराबर है, cosec² थीटा के बराबर है, tan² थीटा के बराबर है, cot² थीटा के बराबर है। तो देखिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। अब देखिए तो cosec² थीटा बराबर 1, ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में cot² थीटा। तो इसका देखें तो cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि 1 + cot² थीटा कब आएगा, 1 + cot² थीटा कब आएगा, जब cosec² थीटा रहेगा तब। चलिए इसका आंसर हो गया बी, 85 का बी आपका cosec² थीटा, ठीक है। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है ना कि दी गई आकृति एक वृत्त है, इसमें स्पर्श रेखा AP है और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बाह बिंदु तक की मिल रहा है। OA क्या है, त्रिज्या है। तो कह रहा है कि OPA 35 डिग्री, OPA बराबर कितना है 35 डिग्री। कोण AOP का मान ज्ञात करिए, AOP का मान करा ज्ञात करने की, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही आसान है, इस ऐसा मैथ हम पिछले वीडियो में बनाए हैं, ठीक है ना। यही सेट में दिया हुआ था। देखिए यह वृत्त है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए यह त्रिज्या है, इसका नाम O है और A है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये स्पर्श रेखा गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है स्पर्श रेखा, और यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक बाह बिंदु से मिला देते हैं, ये बाहरी बिंदु है, ठीक है ना। बाहरी बिंदु का नाम है P, इसका वैल्यू दे दिया है आपका 35 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, जब भी कोई वृत्त पर स्पर्श रेखा मिलता है तो स्पर्श बिंदु, जो स्पर्श बिंदु होता है जहाँ पे स्पर्श करता है, उस स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का। तो 90 और 35, ये देखिए तो इसका मान तो पूछ रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से क्या करना है 90 और 35 को जोड़ दीजिए, 90 35 जोड़िएगा तो आपका 125 हो जाएगा। तो 125 में से आप घटा दीजिए 55 होगा, लमसम 55 होगा। 0 एक हाथ से ले लीजिए तो कितना हो गया 8, ठीक है ना। बस इसका आंसर डायरेक्ट बन गया 55 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 90 35 को जोड़ दीजिए और 180 में से घटा दीजिए। तो 180 में से 125 घटाइएगा तो कितना डिग्री हो गया 55 डिग्री, आपका आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। अब एक और चीज़ बताते हैं, देखिए अगला एक 87 नंबर क्वेश्चन यहीं पर है, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, और एक कोई बाहरी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा जब भी बाहरी बिंदु से खींचेंगे किसी वृत्त पर तो 2 स्पर्श रेखा बनता है। क्या बनता है 2 स्पर्श रेखा। यह दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है आपस में क्या होती हैं बराबर, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वृत्त या बाह बिंदु से, किसी वृत्त पर बाह बिंदु से P से, बाह बिंदु क्या है P से स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई। PA बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PB करा कि क्या होगा। चलिए इसका नाम P दे दिया, इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया। अगर PA बराबर करा कि 8 सेंटीमीटर, तब बताइए PB कितना होगा। तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि यह P जो है वृत्त के बाह बिंदु है, और बाह बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचती है तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है दोनों बराबर होती है, यानी 8 सेंटीमीटर ये तो 8 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है ना। विकल्प में देखते हैं 87 का विकल्प नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। विकल्प नंबर देख लीजिए 87 का 8, डी आंसर, ठीक है ना, 8 है।
अब क्वेश्चन करा कि यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप बराबर सूत्र होता है पाई आर। क्या होता है, पाई आर। और अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर दे दिया है। चलिए 36 सेंटीमीटर दे दिए, 36 पाई का मान 22/7 गुने आर। ठीक है, अब देखिए तो 36 परिमाप दे दिया है ना, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो देखिए 36 गुने 7 आप बटा में कितना लिख देंगे 22 बराबर क्या हो जाएगा आर। आर का वैल्यू निकालना है। चलिए अब 2 से कटाइए तो 11 दूनी 22 हो गया, 18 दूनी 36। ठीक है, अब कटेगा क्या, नहीं। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको गुना करके लिख लेना है, विकल्प में है क्या कि नहीं है। तो अर्धवृत्त का हमको सूत्र तो यही पता है ना, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर का बाई 2, 2 कैंसिल, पाई आर हो गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप 36 दिया है ना, 36 तो लिख दिया अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, 22/7 गुने 8। ठीक है, चलिए अब 18 में 7 से गुना कर लिए, 8 7 56 के, 6 से लिया 5 हो गया, और 7 5 12, 126/11 आ रहा। ये तो हमारे विकल्प में है ही नहीं। ठीक है ना, 126 इसका आंसर विकल्प में नहीं है, डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 89 का आंसर डी हो गया। ठीक है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन से। वृत्त का व्यास दे दिया है तो परिधि करा निकालने के लिए, चलिए वृत्त का व्यास दे दिया है, वृत्त का व्यास कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो करा परिधि ज्ञात करें, परिधि ज्ञात कीजिए। चलिए वृत्त का व्यास दे दिया है ना, देखिए यही वृत्त का व्यास होता है, यही वृत्त का व्यास होता है। देखिए ये वृत्त का व्यास है, ये कितना दे दिया है 14। तो देखिए तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या देखिए तो आर बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर नहीं होगा। अब वृत्त का परिधि हम लोग जानबे करते हैं 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है 7, 7 से 7 काट दीजिए 44 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, परिधि कितना होगा 44। इसका विकल्प देखिए 90 का विकल्प डी आपका आंसर सही हो गया, 90 क्वेश्चन का विकल्प डी आंसर हो गया। ठीक है, 91 देखिए, 91 नंबर, एक बेलन के आधार के व्यास 4 सेंटीमीटर है। देखो बेलन के आधार का व्यास कर रहा है 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह बेलन है। ठीक है, बेलन क्या, यह आधार जो होता है ना, देखिए यही आधार है, यह आधार है। तो आधार देखिए तो कैसा है, वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार जो होता है ना, आधार वह वृत्त होता है, वृत्ताकार। क्या होता है, वृत्ताकार। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि एक बेलन के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या कितना है, ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास दे दिया है, कितना दे दिया है व्यास, तब व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो देखिए तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है कितना, ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई बराबर दे दिया है कितना, देख लेते हैं 1 मिनट। देखिए ऊंचाई इसका दे दिया कितना है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया, सॉरी गलती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है 14, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा ना कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए तो 22/7 गुने आर कितना है, आर त्रिज्या देखिए तो त्रिज्या कितना है 2 गुने 2 गुने ऊंचाई कितना है 14, तो 14 लिख देंगे। 7 दूनी 14 हो गया, 14 हो गया। देखिए तो 22 दूनी 44 और 44 में 4 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 176 सेंटीमीटर क्यूब, 176 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है ना, हम देख लेते हैं बेलन का आयतन कितना है आपका 176 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 91 का ए आपका आंसर सही हो गया। ठीक है ना, अब देखिए अगला नंबर कराना कि एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे एक बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। चलिए इसमें 2-3 क्वेश्चन कर दिया, 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना, कराना कि एक 14 सेंटीमीटर लंबे बेलन का आयतन, तो देखिए समबेलन, तो बेलन का आपका क्या दे दिया है, ध्यान से सुनिएगा, बेलन की ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, समबेलन का आयतन 14 सेंटीमीटर, समबेलन की ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। करा कि आयतन 11 सेंटीमीटर वाले किनारे पर बनाए गए घन के आयतन
देखा घन है ना, घन की भुजा एगो, किनारा का मतलब भुजा होता है, किनारा का मतलब कहिए भुजा, तो ओकर कितना है 11 सेंटीमीटर। तो कौन है घन के आयतन के बराबर है। बेलन का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है। देखिए बेलन का ऊंचाई दे दिया है, तो आपका ध्यान से सुनिएगा, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है दोनों पर। तब बेलन का आयतन देखिए तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, अब बराबर घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू यानी किनारा का क्यू, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। 22/7, त्रिज्या तो दिया नहीं है आर स्क्वायर, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, बराबर 11 गुने 11 गुने 11, ठीक है। क्योंकि भुजा किनारा करा कि किनारा का क्यू, तो किनारा कितना है 11 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो 3 बार इसको लिख देंगे। अब देखिए आर स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, आर स्क्वायर किधर, तो 11 गुने 11 गुने 11, गुने जो नीचे है इधर आएंगे तो ऊपर चला जाएगा, आइए जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है 14। देखिए तो 7 दूनी 14 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, आर स्क्वायर बराबर देखे तो 11 में 11 से गुना कीजिए 121, और 2 दूनी का कितना हो गया 4। अब देखिए आर देखिए निकालना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 121/4, वर्गमूल निकाल दीजिए 11/2। यह आपका क्या आ गया त्रिज्या आ गया, त्रिज्या आ गया। क्या निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 करा कि बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेलन का व्यास ज्ञात करना है, यह त्रिज्या निकल गया, यह त्रिज्या आ गया, तो व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास जब भी ज्ञात करना है तो 11/2 में 2 से गुना कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, यह व्यास आपका निकल चुका है, ठीक है ना। इसको बढ़िया से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, बेलन के आयतन और घन के आयतन के बराबर रखकर उसका वैल्यू पुटअप करके आर का वैल्यू निकाल देना है। जब आर का वैल्यू निकल जाएगा तो व्यास निकल जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, 2 कैंसिल, कितना हो गया 11 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो गया 92 का आंसर बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिए सांख्यिकी से रिलेटेड 93 क्वेश्चन है, ठीक है ना। करा ना कि x3 4 5 का माध्य आपका दे दिया है, माध्य बराबर कितना दे दिया है, माध्य बराबर देख लेते हैं 4 दिया है, 4 दिया है। तो करा ना कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, x के स्थान पर क्या आएगा। चलिए तो माध्य बराबर क्या सूत्र जानते हैं, माध्य बराबर यही नहीं सूत्र जानते हैं, टोटल जोड़ दीजिए x + 3 + 4 + 5, अब बटा में टोटल गिन दीजिए 1 2 3 4, 4 हो गया, ठीक है ना। तो माध्य बराबर कितना दिया है, माध्य बराबर तो 4 दे दिया है ना, तो 4 यहाँ रख देंगे, 4 बराबर 5 4 9 9 3 12, तो x + 12 बटा में कितना हो गया 4, 4 ये क्या में है भागा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो 4 का 16 हो गया, और बराबर x + 12, 12 क्या है प्लस में, इधर आके माइनस 16 - 12 = x, तो x बराबर कितना हो गया 4 आंसर, x बराबर कितना आ गया 4 आंसर, राइट आंसर इसका 4 होगा। देख लीजिए माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, यह माध्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। उस पर पुटअप कर दिए, माध्य आपका 4 दे दिया तो 4 रख दिया, इसको कुल प्रेक्षणों का योग कर दिए, कुल जोड़ दिए, अब बटा में के गो है 1 2 3 4, 4 से भाग लगा दिए, ठीक है ना। 4 इधर भागा में इधर आ गया तो क्या हो गया गुना में, 4 का 16 हो गया, तो प्लस में है इधर आके माइनस, x बराबर कितना हो गया 4, राइट आंसर 4 होना चाहिए, विकल्प ए, यानी 93 का आंसर क्या हो जाएगा ए। अब देखिए किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध, देखिए बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, देखिए यह आपका राइट आंसर हो गया। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य आपका फॉर्मूला होता है, इसमें मैथ भी आ सकता है और बाई विकल्प भी आ जाता है, तो आपको इसको टिक करके इसको कंप्लीट कर लेना होगा कि बहुलक बराबर क्या होता है। इससे हम माध्य का भी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं और माध्य का भी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, एक फॉर्मूला कंप्लीट रहेगा तो सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्न में से किससे निर्धारित किया जा सकता है, आयत चित्र से। यह जब ग्राफ बनाएंगे ना तो आयत चित्र बनेगा, ठीक है ना। जब ग्राफ पेपर पर इसका जब आलेख खींचेंगे तो इसका बहुलक आलेख का जो बारंबारता बंटन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, आयत चित्र। आयत चित्र जानते हैं कैसे बनता है, आयत चित्र देखिए मान लीजिए कि यह ऐसे बनता है ना, तो जो डंडा आलेख होता है ना ऐसे देखिए ऐसे बनता है, फिर इसी से अटैच रहता है, इसी से अटैच रहता है, इसी से अटैच रहता है, ऐसे, यानी कि कहीं भी गैपिंग नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं आयताकार, आयताकार चित्र कहते हैं या आयताकार आलेख कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन,
करा कि चौरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा। देखिए बीच वाले चर का मान कहलाएगा माध्यिका। जब भी हम आरोही अवरोही क्रम में क्या सजाते हैं आप ही बताइए। जब भी हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक बनाते हैं तो केवल माध्यिका ही है जो आपको कहता है कि सजा कर लिखिए, उसको आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में सजाइए, आपको सजा कर ही माध्यिका निकालना पड़ता है। 97 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए करा के बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब क्या है, किसका संख्या इसमें ज़्यादा है। देखिए 2 5 7 3 3 6, तो सबसे ज़्यादा देखिए तो 3 2 बार आया है कि नहीं, 1 बार 2 बार, तो इसका राइट आंसर 3। बहुलक निकल गया। जिसकी बहुलक का मतलब क्या है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जिसकी संख्या ज़्यादा हो, 3 की संख्या ज़्यादा हो। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 आपका 99 और 100 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका प्लेइंग कार्ड से है, ताश से है, और बहुत ही अच्छा नियम इसके बारे में हम बताए थे, ठीक है ना, ऑफ क्लास में बताए हैं, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। 99 और 100 आपका प्लेइंग कार्ड पर है, ताश पर, ये सिक्के पर। 2 सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता क्या है। देखिए हम बताते हैं, 2 सिक्का उछालिएगा तो क्या आएगा, हेड टेल आएगा। एक सिक्का में हेड टेल होगा, दूसरा सिक्का में भी हेड टेल होगा, तो टोटल परिणाम आपका देखिए 4 आ गया। टोटल परिणाम कितना आ गया, 4। टोटल परिणाम आपका 4 है, तो टोटल परिणाम जब भी आता है तो नीचे लिख देते हैं। अब देखिए तो क्या करा कि 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता। अब दोनों आया ना तो दोनों पटे आ गया, तो देखिए तो दोनों पट आ गया, तो 4 गो में से क्या आया, 2 आ गया ना, कट के कितना हो गया, 1/2, ठीक है ना। इसका राइट आंसर 1/2 होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, 1/2, यानी 98 का आंसर बी, ठीक है ना। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी की गई गड्डी में एक पत्ता निकाल